हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल MBBS विद MPMSU। आज हमारा पैथोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इन्फ्लेमेशन। गाइस, इन्फ्लेमेशन को MPMSU अपने फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स में, सेकेंड ईयर के फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स में 20 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इसके कुछ कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। इसकी डेफिनेशंस और साइंस एंड सिम्टम्स 2 मार्क्स में पूछ सकता है। मतलब गाइस ये ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ। आपको कितना लिखना है, कितने पेज भरने, अगर 20 मार्क्स में आया वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो गाइस मान लीजिए हमारी बॉडी का ये एक सेल है, ठीक है, ये ऑर्गन हो गया। लेट्स से इसको हार्ट बोल लीजिए, हार्ट के सेल्स है। हार्ट को कोई इंजरी हुई, अब हमको इंजरी होगी तो हमको पता चलेगा। अब हार्ट हमको इंजरी कैसे बताएगा, या फिर ये सेल हमको इंजरी कैसे बताएगा? तो इसी रिस्पॉन्स से जो हमको रिस्पॉन्स देगा कि भाई साहब मेरे को देखो, मेरे को चोट लग गई है, तो सेल्स जो हमको रिस्पॉन्स देगा उसी को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो बेसिकली और कुछ नहीं है, इट इज़ अ रिस्पॉन्स फ्रॉम लिविंग मेमेलियन टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। एनी एजेंट हमने क्यों बोला? मतलब हीट के कारण भी सेल्स को इंजरी हो सकती है, तो हमको बता सकता है भाई मेरे को जलन हो रही है, मेरे को गर्मी लग रही है। या फिर किसी ने चाकू घोंप दिया, भाई देख भाई हमको किसी ने चाकू घोंप दिया। इस तरह वो रिस्पॉन्स देगा। तो इन्फ्लेमेशन और कुछ नहीं, इट इज़ एज सिंपल एज स्टेट कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन tissue to injury from any agent. Injury from any agent, ठीक है। तो सेल्स कैसे बताएगा कि भाई यार मेरे को चोट लगी है, मेरे को इंजरी हुई, कैसे बताएगा? तो इन्हें 4 मेजर साइंस शो करता है। किसी किसी बुक में 5 लिखे रहते हैं, मैं आपको 5 पढ़ाता हूँ। तो हम पढ़ते हैं इन्फ्लेमेशन के साइंस। तो इन्फ्लेमेशन के सबसे पहला साइन है कि रेडनेस होगी, ठीक है, स्वेलिंग होगी, हीट होगी, मतलब वहाँ का एरिया गर्म हो जाएगा, और दर्द होगा। ये 4 है, 1 2 3 4। रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, हीट होगा, पेन होगा। एक 5वां भी होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। MCQ में भी पूछ सकता है। जैसे आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक ये दे देगा, मगर MCQ आएगा कैसे, पहले ये पूछते हैं। ये देखते हैं। तो इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? इसको सेल्सियस ने दिया था। इसको किसने दिया था? वर्च्यू ने दिया था। हाँ, तो MCQ कैसे आ सकता है? ये 3 ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा, तो बोलेगा इसमें से कौन सा सेल्सियस ने नहीं दिया है, या फिर सीधा पूछ लेगा इसमें से कौन सा वर्च्यू ने दिया है। जिस तरह से MCQ आ सकते हैं। गाइज इसका इनके ना अलग अलग नाम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि रेडनेस, आर से ही इसका नाम आता है, उसको रेडनेस को हम बोलते हैं र्यूबर, ठीक है। स्वेलिंग, स्वेलिंग को हम ट्यूमर बोल लेते हैं। हीट, हीट के कारण रेड कलर का दिखेगा वो, तो इसको हम कैलोर बोल लेते हैं। कलर से तुम याद रख सकते हो, नहीं तो मेनली वो कैलोर है। कैलोर मतलब कैलोरी, उससे रिलेटेड है कैलोर। और पेन को हम बोलते हैं डॉलर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, तो ये था इन्फ्लेमेशन, उसकी डेफिनेशंस, उसके साइंस एंड सिम्टम्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। इन्फ्लेमेशन 2 टाइप्स के होते हैं गाइस, ठीक है। इन्फ्लेमेशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एक्यूट कवर करेंगे, क्योंकि हम दोनों कवर करने जाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। क्रॉनिक मैं आपको एक अलग से लेक्चर लूँगा, उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
देखो, अब जैसे इंजरी हुई, ठीक है, तो एक्यूट आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जो ऑनसेट होगा ना वो तुरंत हो जाएगा, तो इसका ऑनसेट जल्दी हो जाएगा, सडन ऑनसेट देगा ये, ठीक है। ये लेट ऑनसेट देगा। ये एक्यूट शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा, एक्यूट शॉर्टर ड्यूरेशन का होगा, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा, ठीक है। एक्यूट में जो मेन सेल्स होंगे ना वो न्यूट्रोफिल्स होंगे। न्यूट्रोफिल्स डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, तो वो मतलब जो एक्यूट वाला होगा ना वो सेल्फ लिमिटिंग भी हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स इंजरी हुई, हमारी बॉडी को उसने रिस्पॉन्स दिया, हमारी बॉडी ने न्यूट्रोफिल्स को बोला कि जा भाई देख क्या दिक्कत है सॉल्व कर, न्यूट्रोफिल्स जाएगा सॉल्व कर देगा। तो ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आएंगे ख़त्म कर देंगे और ठीक कर देंगे, ठीक है। और जो इसमें साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स मोर प्रोमिनेंट होंगे, इसमें मोर प्रोमिनेंट होंगे। इस लाइन का मतलब क्या है, तो जैसे कि रेडनेस है, हमको मान लो जैसे मेरे यहाँ पे चोट लगी तो यहाँ पे मेरे को रेड रेड दिखेगा, रेडनेस हो जाएगी तेरे में, स्वेलिंग हो जाएगी, हीट यहाँ पे गर्म लगेगा छूने पे, दर्द होगा यहाँ पर, ऐसा है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स ना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, मगर क्रोनिक के केस में साइन एंड सिम्टम्स लेस प्रोमिनेंट रहेंगे, क्योंकि क्रोनिक ना धीरे धीरे चालू होता है। यहाँ पे बताया ना ये सडन ऑनसेट हो जाएगा, ये धीरे धीरे चालू होगा, ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। 1-2 महीने बाद हमको दर्द पता चलेगा, या फिर हमको ये पता रहेगा दर्द हो रहा है, मगर सिर्फ दर्द ही हो रहा है, हमको ये नहीं पता चलेगा मान लो बॉडी के अंदर होगी, क्योंकि वो अंदर अंदर हो रही है, तो हमको ये नहीं पता चलेगा वहाँ पे स्वेलिंग है कि नहीं है, वहाँ पे रेडनेस है कि नहीं, हमको हाँ दर्द पता चल रहा है ऐसा। या फिर हो सकता है हमको स्वेलिंग हो पर वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे जो मेन सेल्स होंगे ना, यहाँ पे मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब होंगे, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब मेन सेल्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये था एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बीच में डिफरेंस। आपको ये याद होना चाहिए, 5 मार्क्स में इसका डिफरेंस पूछ सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 मार्क्स में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन डिटेल। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, गाइस एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी ना 2 इवेंट्स होते हैं। वो 2 इवेंट्स कौन से होते हैं, एक तो होता है सेल्यूलर इवेंट और एक होता है वैस्कुलर इवेंट्स। और गाइस जैसे कि वैस्कुलर इवेंट्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, इनमें खेल चल रहा होगा। और सेलुलर इवेंट्स में सेल्स आ जाएंगे, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह ये सब सेल्स आ जाएंगे। तो इसमें मेनली सेल्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैस्कुलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स में भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 इवेंट और होते हैं उसमें, ठीक है। तो वैस्कुलर इवेंट्स में अब हम पढ़ते हैं वैस्कुलर इवेंट्स। हाँ, तो वैस्कुलर इवेंट्स में जो आर्टेरियोल्स, वेन्स, कैपिलरीज थी, आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, इनमें चेंजेस के कारण होगा वैस्कुलर इवेंट्स। इनमें क्या क्या चेंज हो सकता है, तो चेंज 2 प्रकार का हो सकता है। कैसा चेंज हो सकता है, देखो, अब जो आर्टरीज, वेन्यूल्स एंड कैपिलरीज होती हैं, इनकी वॉल ना परमिएबल नहीं रहती है। अगर परमिएबल होगी तो उसमें जो खून दौड़ रहा है वो तो बाहर निकल जाएगा ना, तो परमिएबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर परमिएबिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं, ये चेंजेस हो सकता है। वैस्कुलर परमिएबिलिटी
चेंज हो जाए, या तो ये इनका डायमीटर तो एक फेक तो फिक्स रहता है ना, वो तो कोई एनॉमलीज आती हैं, कोई दिक्कत आती तब उनका डायमीटर बढ़ता कम होता है, बढ़ता है तो वेजोडाइलेशन होता है, घटता है तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है। तो और जो उनमें खून दौड़ रहा है वो या तो वो रुक जाए, या तो वो ज़्यादा तेज़ चलने लगे, या तो वो धीरे धीरे जाए, तो ये हो सकता है। तो मतलब मेनली हीमोडायनेमिक चेंज हमको देखने को मिलेगा, हीमोडायनेमिक चेंज देखने को मिलेगा। हीमोडायनेमिक चेंज इसमें क्या देखने को मिल सकता है, फ्लूइड, ब्लड भी बोल लो, वैसे चोट लगी इसलिए हम फ्लूइड बोल रहे थे, ब्लड फ्लूइड, इनकी स्पीड चेंज हो सकती है। हीमोडायनेमिक में तो यही सब आता है ना। उनका फ्लो कैसा है, फ्लो हो सकता है बढ़ रहा हो, या फिर हो सकता है फ्लो घट रहा हो, ये हो सकता है। और एक तो वेस्कुलर परमेबिलिटी में चेंजेस आ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं हीमोडायनेमिक चेंज में क्या क्या आ सकता है। तो हीमोडायनेमिक चेंज में भी ना 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हीमोडायनेमिक चेंज का मतलब क्या हो रहा है, हीम मतलब ब्लड जिसमें चल रहा है, ब्लड और उसकी डायनेमिक्स, जैसे हमने 11th पढ़ा था ना डायनेमिक्स, एक्स वाई जेड एक्सिस इन सब में। तो ब्लड का मूवमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे हीमोडायनेमिक चेंज। तो हीमोडायनेमिक चेंज में वेस्कुलर फ्लो चेंजेस हो सकते हैं। वेस्कुलर फ्लो कैसा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, धीरे हो रहा है, या फिर रुक ही गया, वेस्कुलर फ्लो चेंजेस हो सकते हैं। या तो कैलिब्रे ऑफ आर्टेरियोल्स वेन्स कैपिलरीज, इसमें चेंज आ सकता है, ठीक है। तो इंजरी होने पे सबसे पहला जो वेस्कुलर इवेंट में हीमोडायनेमिक चेंज हमको देखने को मिलता है, इंजरी होने पे सबसे पहले वेस्कुलर इवेंट्स में हीमोडायनेमिक चेंजेस में जो हमको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो जैसे इंजरी हुई, ठीक है, अगर माइल्ड इंजरी है, छोटी सी इंजरी है, तो ये जैसे नॉर्मल था, अब इंजरी हुई, ये ऐसे पतला हो गया, ठीक है, ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ठीक है। तो अगर माइल्ड इंजरी है अगर, तो ये 3 से 5 सेकंड में, 3 to 5 सेकंड्स में वापस ऐसा हो जाएगा। और अगर मान लो सीवियर इंजरी अगर हो गई, तो ये हो सकता है 5 मिनट तक ऐसा ही रहे, ठीक है। नॉर्मल ब्लड वेसल्स ऐसे रहती हैं, उनका नॉर्मल डायमीटर मान लो ये, ठीक है। अगर इंजरी हुई तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब मान लेते हैं इंजरी अगर नॉर्मल सी थी, छोटी सी थी, तो 3 से 5 सेकंड के बाद वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन वापस से हट जाएगा और ऐसा हो जाएगा, इसलिए हम उसको ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहे हैं। और अगर सीवियर इंजरी भी हुई तो ऐसा नहीं कि वो जब तक इंजरी पूरी ठीक नहीं हो जाएगी वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो फिर भी 5 से 6 मिनट बाद वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये होता है ट्रांजिएंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन में, ठीक है। अब दूसरा होगा, अभी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, वेजोडाइलेशन भी हो सकता है, तब होगा persistent प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन। परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन मतलब वेजोडाइलेशन एक बार हो गया ना तो लंबे समय तक वेजोडाइलेशन रहेगा, ठीक है। अब लंबे समय तक वेजोडाइलेशन का मतलब क्या है, कि जैसे नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, इसमें इंजरी हुई, ये ऐसा हो गया। अब ये जो वेजोडाइलेशन हुआ है ना, जैसे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से छोटे समय के लिए हो रहा था, वेजोडाइलेशन ना इंजरी के 30 मिनट के अंदर देखने को मिल जाता है। कितने के, विद इन 30 मिनट्स ऑफ इंजरी में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वेजोडाइलेशन हुआ है मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। वेजोडाइलेशन हुआ, पहले मान लो 2 बूंदें जा रही थी,
अब तो बहुत सारी बूंदें जा सकती हैं, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो बढ़ गया है। अब ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा, ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं हम नॉर्मल स्पीड से चले, ठीक है, टायर थोड़े थोड़े गर्म हुए। अगर हम बहुत तेज़ी से चलेंगे, मान लो हम 20 से चल रहे थे, टायर ठंडे हैं, हम 80 की स्पीड से चलने लगे, ठीक है, तो टायर गर्म होंगे, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो भी अब बढ़ गया है, तो यहाँ पे ना वार्म वार्म होगा, ठीक है, और वार्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ना रेडनेस भी आएगी। तो परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेज़ोडाइलेशन के कारण वार्मथ आता है और रेडनेस देखने को मिलती है। मतलब हमको क्या क्या देखने को मिलता है, कैलोर देखने को मिलता है और डोलोर देखने को मिलता है, ठीक है। और ट्रांजिएंट वेजो कंस्ट्रिक्शंस और प्रोग्रेसिव परसिस्टेंट वेज़ोडाइलेशन ये मेनली किस में देखने को मिलते हैं, मेनली हमको ये आर्टेरियोल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये मेनली हमको आर्टेरियोल्स में देखने को मिलेंगे। अब हमारा जो तीसरा होता है वो होता है लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। क्या होगा, जो हमारा तीसरा होगा वो होगा हमारा लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमको कैसे देखने को मिलेगा, अब देखो, अब जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, इसमें इंजरी हुई भाई, इसमें इंजरी हुई, तो ना मान लेते हैं ये सही थी, इसमें थोड़ा सा लीकेज हो गया, तो ब्लड ऐसे जा रहा था, तो ये ब्लड ना या फिर ये फ्लूइड ये बाहर की तरफ आएगा, तो ब्लड वेसल्स में इंजरी होने के कारण जो फ्लूइड या फिर ब्लड बाहर आता है, उसी को, उस फ्लूइड जो बाहर आए उसके कारण जो वहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा ना इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में, उसी को हम लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और इसी के कारण स्वेलिंग होती है। अब फ्लूइड बाहर आ रहा है, ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है, इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड बाहर आया, वो स्वेलिंग कॉज कराएगा और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाएगा, ये होता है लोकल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि होता है स्लोइंग और स्टेटिस। चौथा आएगा ना, हाँ, तो अब आएगा हमारा स्लोइंग और स्टेटिस। अब देखना गाइस, अब जैसे ये है, ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, ठीक है, इंजरी हुई, इंजरी होने के कारण हम ये मान लेते हैं कि बहाव थोड़ा धीरे हो गया, इंजरी हुई, इंजरी हुई, तो ये इस तरह बह रहा था, ठीक है, तब हम ये मान लेते हैं कि इसका बहाव ना धीरे हो गया है, ठीक है, या फिर स्टेटिस हो गया, या फिर ये जो ब्लड फ्लो था यहीं पे रुक गया, या तो स्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो स्लो हो गया, या तो स्टेटिस हो गया, तो क्या होगा, गाढ़ापन आ जाएगा, रेड सेल्स यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो विस्कोसिटी कॉज कराएंगे। तो स्लोइंग और स्टेटिस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फ्लो है, ठीक है, नॉर्मल फ्लो है, ये यहाँ पे फ्लो स्लो हो गया, फ्लो डिक्रीज हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आरबीसी हैं उनकी कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगी, तो उसके कारण क्या आएगा, विस्कोसिटी डेवलप हो जाएगी, विस्कोसिटी डेवलप हो जाएगी, बढ़ने लगेगी विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये होता है। पांचवा जो होता है लास्ट स्टेप, हीमोडायनेमिक चेंज का लास्ट स्टेप, वो ये होता है कि नाम मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या, पूरे इवेंट समझाता हूँ ना पांचों स्टेप्स के। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी, इंजरी हुई यहाँ पर, ये क्या हुआ, ये कंस्ट्रिक्ट हुई, ठीक है, या तो ये डायलेट हुई, ठीक है, फिर क्या हुआ, इंजरी के कारण यहाँ पे वो लगा, बाहर आ रहे हैं, स्वेलिंग करा रहा है, ठीक है। वेज़ोडाइलेशन के कारण क्या हो रहा था, गर्म हो रही थी और रेडनेस आ रही थी, ठीक है। ये ट्रांसुडेशन हुआ, स्वेलिंग हुआ, इसी के कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो धीरे हो गया है, ब्लड फ्लो धीरे हो गया तो विस्कोसिटी बढ़ गई,
विस्कोसिटी बढ़ गई, और यहाँ पे गैप तो है ही, यहाँ पे भी गैप है, ठीक है, गैप तो है ही। तो जो इसमें WBCs भी चल रहे होंगे ना, जो इसको ठीक करने आएंगे, वो भी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें यहाँ पे लग जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। RBCs बाहर निकल रहे हैं, फ्लूइड बाहर निकल रहा है, जो WBCs उसको ठीक करने आएंगे ना, वो यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। तो इसको, इस स्टेप को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मतलब जो एंडोथेलियल लेयर है ना, उसकी मार्जिन पे आके ल्यूकोसाइट्स आकर बैठ जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। तो पांचवा क्या होता है? ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन, ये था पांचवा। तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स थी, उसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेजो डायलेशन भी हुआ, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजो डायलेशन विद इन 30 आवर्स ऑफ इंजरी में देखने को मिलता है। उसके कारण वार्म होता है, गर्म होता है और रेडनेस आती है। फिर वो ट्रांसुडेशन होता है फ्लूइड्स, जिसके कारण स्वेलिंग्स होती है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे गैप आ चुका है। अब यहाँ पे ये ब्लड फ्लो धीरे हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जाने लगी इधर तक नहीं जा रहा है, और स्लो हो गया है क्योंकि सबको बाहर निकलना है, सबको आज़ादी चाहिए। इधर कोई नहीं जा रहा है और धीरे हो गया कि नहीं भाई हम भी यहीं से निकलेंगे, ठीक है, या तो यहीं पर रुक गए हैं, तो उसके कारण विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट स्टेप होगा, अब इस गैप को जो ठीक करने आएंगे, ल्यूकोसाइट्स आएंगे ठीक करने आएंगे, तो ना ब्लड वेसल्स की यहाँ पे वॉल पे आके बैठ जाएंगे ठीक करने के लिए, तो इसी मार्जिन पे आके बैठ गए, जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा, और एक क्या था, दो चेंजेस थे ना वैस्कुलर इवेंट्स के। कैलिब्रेट तो हमने पढ़ ली, हाँ ये था, एक हीमोडायनेमिक चेंज था। हीमोडायनेमिक में वेस्कुलर फ्लो चेंजेस और कैलिब्रे का वेजो डायलेशन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। वेस्कुलर फ्लो चेंजेस देख ली, धीरे हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मार्जिनेशंस वगैरह हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे वेस्कुलर परमिएबिलिटी, ठीक है। अब देखो, अब ब्लड वेसल्स में एंडोथीलियम होते हैं, एंडोथीलियम नॉन परमिएबल होती है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं बी पार्ट, और हीमोडायनेमिक चेंज को हम दे देते हैं ए पार्ट, ठीक है। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस हो रही है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस हो रहे हैं, परमिएबिलिटी चेंजेस हो रहे हैं। अब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें जो एंडोथीलियम लगा होता है, ये नॉन परमिएबल होता है, मतलब ये लीक नहीं करने देता किसी को भी, ठीक है। मगर इंजरी के कारण, इंजरी के कारण ये लीकी हो गई है, यहाँ पे चोट लग गई है, तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी इसके कारण, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, तो एंडोथीलियम लीकी हो जाएगी, जिस कारण से फ्लूइड बाहर आ रहा है। ये दो चेंजेस होते हैं जिसके कारण स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग और कुछ नहीं, बल्कि फ्लूइड का सेल से इंटरस्टिशियल स्पेस में आके जमा हो जाना, वही स्वेलिंग होती है। तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी चली गई एंडोथीलियम लेयर की, तो वो लीकी हो गई। तो गाइस वेस्कुलर परमिएबिलिटी तो चेंज हुई, पर ये चेंज हुई कैसे? अपने आप तो हो नहीं गई होगी, हमारी बॉडी ने ऐसा मैकेनिज्म तो बनाया नहीं होगा कि इंजरी हुई, वेस्कुलर परमिएबिलिटी चेंज कर दो, ब्लड वेसल्स को लीकी बना दो। कुछ तो स्टेप्स होते होंगे, तो हम उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे जो नॉन परमिएबल एंडोथीलियम थी वो परमिएबल कैसे हो जाती है, लीकी कैसे हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये ब्लड वेसल है, इसमें ना ये एंडोथीलियम लेयर बनी है, ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स है, ठीक है। अब इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हुई तो जो एंडोथीलियल सेल्स है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हुए, ठीक है। आप कैसे समझाऊँ? ये ब्लड वेसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गए, ठीक है।
इंजरी हुई, एंडोथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा तो एंडोथेलियल डैमेज होगा, इकट्ठा तो एक साथ ही तो नहीं कि एक ही बार में पूरी डैमेज हो जाएगी, तो थोड़ा सा डैमेज होना चालू होगा। तो ना ये डैमेज होना चालू हुआ, ये डैमेज होना चालू हुआ। एक साइड के मैं आपको नॉर्मल दिखा रहा हूँ कि इधर तरफ कुछ नहीं हो रहा है, होता दोनों साइड है। मैं आपको समझाने बता रहा हूँ कि नॉर्मल है, ये डैमेज होना चालू हो गई। ठीक है, एंडोथेलियल डैमेज हुई, इंजरी है, तो और ज़्यादा डैमेज होगी। अब और ज़्यादा डैमेज होगी, ये पूरी एंडोथेलियल डैमेज हो गई। ठीक है, इस साइड की नॉर्मल है। अब अगर हमारी बॉडी सेल्फ हीलिंग है, वो खुद को बचाना जानती है। अब अगर ये डैमेज हुई है तो यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स आएंगे। क्या आएंगे, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स आएंगे। मान लेते हैं यहाँ पे PMN ऐसा है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स है। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स में मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स सब आते हैं, ये सब बचाने आएंगे। तो एट द एंड क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये ब्लड वेसल आई, यहाँ पे एंडोथेलियल डैमेज हो चुका है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट्स यहाँ पे आएंगे ठीक करने के लिए। ये नॉर्मल है, ये डैमेज है, इसको ठीक करने आएंगे तो यहाँ से ना रास्ता मिल जाता है फ्लूइड को बाहर निकलने के लिए, तो ये लीकीनेस हो जाती है। ऐसा मतलब एक प्रकार से हमारी बॉडी उसको ठीक करने ही भेजी थी, मगर ब्लड भी बड़ा चालाक निकला, वो उसको दिखी जगह बाहर चला गया, नाम एंडोथेलियम का आ गया कि वो नॉन परमिएबल निकली। ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस भी कंप्लीट हुए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमने वैस्कुलर इवेंट्स पढ़ लिए, वैस्कुलर इवेंट्स में हीमोडायनेमिक चेंज पढ़ा, वैस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस पढ़ी। हीमोडायनेमिक चेंज में हमने कैलिब्रे चेंज पढ़ा, और वैस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस पढ़ी। अब हमको पढ़ना है सेलुलर इवेंट्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 2 इवेंट्स थे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में 2 इवेंट्स थे, वैस्कुलर इवेंट्स था, सेलुलर इवेंट था। वैस्कुलर इवेंट्स मेनली आर्टेरियल, वेन्यूल, कैपिलरीज इनसे रिलेटेड था। वैस्कुलर इवेंट्स में हीमोडायनेमिक चेंज और वैस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस था। हीमोडायनेमिक चेंज हमने पढ़ लिया, वैस्कुलर चेंजेस, कैलिब्रे चेंजेस, वैस्कुलर फ्लो चेंजेस, कैलिब्रे चेंजेस, और वैस्कुलर परमिएबिलिटी चेंजेस मैंने आपको 5 स्टेप से पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे सेलुलर इवेंट्स, तो वो कैसे होता है। तो गाइस जैसे वैस्कुलर इवेंट्स में जैसे कि आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज आती थी। सेलुलर इवेंट्स में वैसे ही PMNS आएंगे, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये सब आएंगे। तो सेलुलर इवेंट इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। आइए पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आपको सेलुलर इवेंट्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी पूछ सकता है, इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। तो सेलुलर इवेंट्स में 2 स्टेप्स होंगे। पहला तो सेल्स बाहर जाएंगे, एक्सुडेशन ऑफ सेल्स होगा, एक्सुडेशन ऑफ सेल्स, या फिर ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हैं। गाइस एक बात याद रखना, हाँ मैं आपको यहाँ न्यूट्रोफिल लिखना भूल गया। एक बात याद रखना कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैंने आपको बताया तो था कि मेनली न्यूट्रोफिल्स ही आते हैं, मगर अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन बहुत सीवियर हो गई तो मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स भी आएंगे, मगर मेनली जो सबसे पहले आएगा वो होगा न्यूट्रोफिल। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले हमेशा यही आएंगे,
इसका तो ना के बराबर रोल रहता है, मगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में इन सब का रोल रहता है। मगर सबसे पहले न्यूट्रोफिल आएगा, अगर इसके बस की बात नहीं हुई तो फिर ही आएगा। ठीक है, तो हाँ कहाँ थे हम, सेलुलर इवेंट्स में एक्सुडेशन ऑफ सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स का बाहर निकलना, और दूसरा होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्यों हो रही है? ये थी ब्लड वेसल्स, इंजरी हुई, इनमें गैप आया, फ्लूइड बाहर निकला। अब इन फ्लूइड ये स्वेलिंग करा रहे हैं, वार्मथ करवा रहे हैं, बाहर निकल के पेन करवा रहे हैं। इनको ख़त्म करने के लिए न्यूट्रोफिल्स या फिर मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस बाहर आएंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे और इन सबको वापस ठीक करेंगे। इसलिए होती है फैगोसाइटोसिस, इनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्सुडेशन, बाहर कैसे निकलते हैं सेल्स। ठीक है, एक्सुडेशन बाहर कैसे निकलेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो होता है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन में आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो, नॉर्मल सेल्स एक्सियल ब्लड फ्लो होता है। एक्सियल ब्लड फ्लो मतलब इसी एक्सिस में ब्लड फ्लो होता है, इधर उधर नहीं जाते। ठीक है, मगर इंजरी हो गई, ठीक है, इंजरी हो गई तो जो WBC है वो इस एक्सियल ब्लड फ्लो को छोड़ेंगे। इंजरी हो गई, इंजरी चलो ये हो गई, वो इस एक्सियल ब्लड फ्लो को छोड़ेंगे और बाहर आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, एक्सियल यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो इसमें WBC RBC दोनों है, WBC RBC दोनों है, मगर इंजरी होने के बाद WBC इस एक्सियल ब्लड फ्लो को छोड़ देती है, वो सीधा न जा करके इधर टेढ़ा आ जाती है। ठीक है, तो ये वो बाहर आ गई। अब जो दूसरा पॉइंट होगा ना वो होगा रोलिंग। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग थोड़े बड़े डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये एक्सियल ब्लड फ्लो था, ये डैमेज हो गई, एक्सियल ब्लड फ्लो था। ये जो WBC थे, ये एंडोथेलियम की लेयर है, ये डैमेज हो चुकी है, मैंने आपको बताया था ना वेस्कुलर चेंजेस में। तो ये जो है ना WBC, ये या तो रुक जाएंगे, ये सीधा बाहर नहीं आएंगे, या तो यहाँ पे धीरे हो जाएंगे तो रुक जाएंगे, और नहीं ये यहाँ पर आके ना बॉन्ड बनाना चालू होंगे। ठीक है, एंडोथेलियल सेल से बॉन्ड बनाना चालू करेंगे। तो दूसरा स्टेप्स होता है एंडोथेलियल सेल्स और WBC के बीच में ना बॉन्ड फॉर्म होना चालू होगा। तीसरा होता है C बोल देते हैं उसको, अडहेशन। अडहेशन मतलब चिपकना। कौन किससे चिपकेगा भाई? बाहर किसको आना है? WBC से आना है। यहाँ पे इसको गैप दिख रहा है, तो ये क्या बोलेगा WBC, भाई मेरे को अपने पास चिपका ले। जब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स तेरे को बनाने आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली होगी, मैं वहाँ से बाहर चले जाऊँगा, बस इतनी मदद कर दे। तो यहाँ पर ना WBC और एंडोथेलियल सेल्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब चौथा क्या होगा? बॉन्ड बन गया, अब वो बोलेगा भाई मेरे को बाहर भेज दे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि WBC एंडोथेलियल सेल्स की मदद से बाहर जा रहा है, एंडोथेलियल सेल्स उसको बाहर करवा रहे हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे ट्रांसमाइग्रेशंस। ट्रांसमाइग्रेशंस में क्या होगा? अब देखो, अब जैसे ये ब्लड सेल्स थी, ये डैमेज कर दी हमने यहाँ पर, ये नॉर्मल एंडोथेलियल लेयर मान लेते हैं, ये RBC जा रहे हैं, ये WBC मान लेते हैं। यहाँ की जो है वो ख़राब है, यहाँ की एंडोथेलियल लेयर ख़राब है, ये इससे बॉन्ड बनाने आया, इसका बॉन्ड बना, अब ये बॉन्ड बनने के कारण एंडोथेलियल सेल्स इसको बाहर भेज देगा। तो ये एक्स्ट्रा वेसेशन हो गया ना। एक्स्ट्रा वेसेशन का मतलब वेस्कुलर एरिया जो था उसके बाहर चला गया, तो वो होगा एक्स्ट्रा, बाहर की जगह में आ गया, तो एक्स्ट्रा वेसेशन वेस्कुलर सिस्टम्स के बाहर आ गया, तो ये होता है ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक है, ये होता है ट्रांसमाइग्रेशन। और इसमें जो लास्ट स्टेप आता है एक्सुडेशन में, ल्यूकोसाइट्स कैसे कैसे बाहर आया, उसमें लास्ट में क्या होता है? अब देखो भाई, वो WBC तो बाहर आ गया, ठीक है, तो अब होता है कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कीमोटेक्सिस का मतलब और कुछ नहीं होता है, ल्यूकोसाइट्स का जो माइग्रेशन हुआ, कहाँ? एक्स्ट्रा वेसेशन, बाहर, इतने सारे बैरियर्स पार करके आया, इतनी सारी मुश्किलों से जो बाहर आया, वो WBC एंडोथेलियल लेयर से पहले बाइंड करने की कोशिश की, एंडोथेलियल सेल से बाइंड करने की कोशिश की, एंडोथेलियल सेल से बोला भाई मुझे बाहर भेज दे, फिर वो बाहर आया। इतनी मुश्किलों के बाद जब वो बाहर आया वेस्कुलर सिस्टम से, कहाँ पहुँचा? इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँचा।
तो ये जो पूरा फैक्टर होता है ना, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड होता है। बहुत सारे फैक्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे ग्लूकोट्राइन्स लगे हुए होंगे, कंपोनेंट सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लगे होंगे, साइटोकाइन्स लगे होंगे, IL-3 IL-6 ये सब लगे होंगे। इन सब की वजह से WBC इस वेस्कुलर सिस्टम को छोड़ के एक्स्ट्रा वेसेशन पे आ पाता है। तो कीमोटैक्सिस का मतलब और कुछ नहीं हुआ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स इनटू द एक्स्ट्रावेसेशन और outside the vascular system into the interstitial space after crossing several barriers to reach the interstitial space is mediated by a several factors, जिसको हम कीमोटैक्टिक फैक्टर मीडिएटेड प्रोसेस बोलते हैं। तो कीमोटैक्सिस में ल्यूकोट्राइन्स मदद कर सकते हैं, ल्यूकोट्राइन्स B4 बोल लो, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन्स ये मदद कर सकते हैं, कंपोनेंट सिस्टम मदद कर सकता है, कंपोनेंट सिस्टम मदद करता है, ये होता है। तो अब WBC बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो सेलुलर इवेंट्स में 2 इवेंट्स थे, एक तो WBC का बाहर आना और दूसरा फेगोसाइटोसिस करना। WBC डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। तो पहला क्या था, WBC का बाहर आना, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सुडेशन। दूसरा क्या था, WBC बाहर आएंगे और फेगोसाइटोसिस करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। तो एक्सुडेशन तो हमने पढ़ लिया, WBC बाहर आ चुका है। अब फेगोसाइटोसिस कैसे होगा? फेगोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकुलेट्स और सॉलिड पार्टिकुलेट्स बाय मटेरियल बाय द सेल्स, WBC, मैक्रोफेजेस, मोनोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये सब, ठीक है। तो ये होते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब जो बाहर जो स्वेलिंग हुई, बाहर जो फ्लूइड भरा है, उसको ख़त्म करने की बात आएगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन साथ देगा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन में तो मेनली न्यूट्रोफिल साथ देता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेनली न्यूट्रोफिल साथ देता है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में कौन साथ देता है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में PMNS मेनली साथ देते हैं। PMNS में मैक्रोफेजेस आ जाएगा, मोनोसाइट्स आ जाएगा, प्लाज्मा सेल्स आ जाएंगे, ये सब साथ देते हैं, ठीक है। तो मिल करके ना ये ऐसा क्या प्रोड्यूस करते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकुलेट्स या फिर सॉलिड पार्टिकुलेट्स या फिर मटेरियल को ख़त्म कर देते हैं। ये ना सेवरल एंजाइम सीक्रेट करते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, और कोलेजन को तोड़ने के लिए कोलेजनेज, इलास्टिसिटी ख़त्म करने के लिए इलास्टेज, इन सब के थ्रू वो उसको ख़त्म कर देते हैं। डिग्रेडेशन में ये एंजाइम्स मदद करते हैं, ठीक है। तो फेगोसाइटोसिस भी मेनली 3 स्टेप्स में होता है, इन सब की वजह से होता है। ये सब फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। न्यूट्रोफिल्स मेनली एक्यूट इन्फ्लेमेशन में करवाएगा, अगर ज़्यादा सीवियर एक्यूट इंजरी हुई तो PMNS भी आ जाएंगे, और जब सीवियर इंजरी होगी या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब होगा तो उसमें PMNS मेनली आएंगे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस कैसे होता है? सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स और PMNS उसको पहचानेंगे। सबसे पहले पहचानना जरूरी नहीं, क्या पता अच्छे सेल्स को ही वो ख़त्म कर जाए। तो सबसे पहले स्टेप्स होगा रिकग्निशन, ठीक है। और दूसरा होगा उसको खाने की तैयारी करेंगे, एनगल्फमेंट। एनगल्फमेंट मतलब कुछ नहीं होता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये किल जो ख़त्म होने वाले सेल्स हैं उनके रिसेप्टर से जाके जुड़ जाएंगे, इनके पास किलर रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाके जुड़ जाएंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। तो वो होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनगल्फमेंट। उसको पहचाना, उनके रिसेप्टर्स जाके बाइंड हुए और फिर उनको किल कर देंगे, किल बाय डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन में ये एंजाइम्स मदद करेंगे। तो ये था सेलुलर इवेंट्स। गाइस आपका एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अगर 20 नंबर में आया तो आप इतना भी लिखोगे ना तो आपके 12 नंबर कहीं नहीं गए हैं। मगर इसके साथ ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और है। हाँ, वीडियो लंबा हो रहा है पर मैं सोच रहा हूँ एक्यूट इन्फ्लेमेशन को मैं पूरे एक में ख़त्म कर दूँ। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, डेट इज़ केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या होता है? देखो,
एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ, एंडोथेलियल डैमेज हुआ, WBC एक्सियल फ्लो को छोड़ करके बाहर आया, बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में आया, जमा हुआ, स्वेलिंग कराया। अब उसको मारने के लिए फैगोसाइटोसिस होगा, ल्यूकोसाइट्स बाहर जाएंगे, उसको मारेंगे। कभी कभी ना इनके अलावा, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास ना एंडोजीनियस मटेरियल्स भी होते हैं जो कि PMNS या फिर न्यूट्रोफिल्स की मदद करते हैं इनको मारने के लिए। ठीक है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए एंडोजीनियस केमिकल सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो वही होते हैं केमिकल मीडिएटर्स में। केमिकल मीडिएटर्स की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ सुन लीजिए। 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, कहाँ से रिलीज़ होंगे, या तो वो प्लाज्मा सेल से डिराइव्ड होंगे, या तो वो नॉर्मल सेल से रिलीज़ होंगे। ठीक है, सेल्स या फिर प्लाज्मा सेल से डिराइव्ड होंगे। दूसरा, कहाँ पर अटैक करेंगे, सबको तो अटैक करेंगे नहीं, किसी एक को ही अटैक करेंगे। तो इनका ना एक टारगेट सेल होता है, उसी को बस अटैक करेंगे। टारगेट सेल होता है, उसी को अटैक करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे स्टिमुलाई होते हैं। मान लीजिए मैंने अपने हाथ में ऐसे नोचा, क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो कुछ कुछ स्टिमुलाई ही आएंगे, कुछ कुछ स्टिमुलाई के कारण ही वो होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा। ये उन्हीं स्टिमुलाई को ख़त्म करने के लिए एंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस रिलीज होंगे। सब के लिए नहीं होंगे, कुछ कुछ ही स्टिमुलाई होंगे। ठीक है, चौथा क्या होगा, लाइफ स्पैन। अब क्या एक बार एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या जीवन भर वो जो एंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ हमेशा के लिए रहेगा? नहीं, उसकी लाइफ स्पैन रहेगी। वो आएगा, काम ख़त्म करेगा, थोड़ा देखभाल करेगा थोड़े समय के लिए और मर जाएगा। ठीक है, पांचवा, काम क्या क्या करेगा ये, रेंज ऑफ एक्शन क्या क्या होगी इसकी, रेंज ऑफ एक्शन क्या क्या होगी इसकी। तो रेंज ऑफ एक्शन क्या होगी, वही जो हमने पुराना पढ़ा कि बाहर निकलवाना है फिर मारना है। तो बाहर निकलवाने के लिए क्या क्या था हमारे पास, हमने वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाई। वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ी ना, क्योंकि वो तो नॉन परमिएबल होती है। वेस्कुलर परमिएबिलिटी हमने बढ़ाई, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ाई। वेजो डायलेशन करवाया था, वेजो डायलेशन करवाया था, और फिर कीमोटैक्सिस करवाया था, उसको बाहर निकलवाया था। ये सब काम करवाएगा, बाहर निकलवाएगा, और फिर अपने केमिकल एंडोजीनस सब्सटेंस छोड़ देगा, जा भाई ख़त्म कर देगा, एंडोजीनस केमिकल सब्सटेंस के थ्रू ख़त्म करवा देगा। ठीक है, अब केमिकल मीडिएटर्स की भी 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है सेल डिराइव्ड, एक होता है प्लाज्मा डिराइव्ड। ठीक है, तो केमिकल मीडिएटर्स, इसकी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब इसको भी 2 ग्रुप्स में बांटा गया होता है। एक होता है सेल डिराइव्ड, जिसको सेल डिराइव्ड करता है, एक होता है प्लाज्मा डिराइव्ड। जब हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था ना यहाँ पर कि सेल डिराइव्ड भी होता है या फिर प्लाज्मा डिराइव्ड होता है। अब सेल डिराइव्ड में क्या क्या होते हैं, सेल डिराइव्ड में ना बहुत सारे वेजो एक्टिव एमाइंस आएंगे। वेजो एक्टिव एमाइंस आएंगे। इसमें हिस्टामिन्स, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जैसे कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन के एग्जांपल्स में प्लेटलेट्स आ जाएगा, और हिस्टामिन के एग्जांपल्स में मास्ट सेल्स वेजो डायलेशन जो करवाएंगे, वेस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़वाएगा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ये हिस्टामाइन करवाता है। ठीक है, और फिर एक आर्किडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, आर्किडोनिक एसिड डेरिवेटिव आ जाएगा, और लाइसोसोमल कंपोनेंट्स आ जाएंगे इसमें, लाइसोसोमल कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आ सकते हैं इसमें, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। ये मेन 4 तो आपको लिखना ही है। और ठीक है, इतना ही ठीक है, ये 4 तो लिखना ही है। और प्लाज्मा डेरिवेटिव इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है, ये 5 मार्क्स में भी आएंगे ना, तो आप इस तरह फ्लो चार्ट में बना के लिखोगे, 2 पेज आपके भर जाएंगे।
आगे कैसे पेज भरना है मैं वो आपको बता दूंगा। इसमें भी आपको अगर 5 नंबर में आए ना तो इसमें भी आपको 4.5 4 तो आराम से मिलेंगे 5 मार्क्स में भी, क्योंकि एमपी में से फुल मार्क्स नहीं देती है। हाँ, तो आखिरी जो चीज़ हमारे बचे वो है प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में ना सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि काइनिन सिस्टम हो गया, क्लॉटिंग सिस्टम हो गया, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम हो गया, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम हो गया, कंपोनेंट सिस्टम हो गया। कंपोनेंट सिस्टम आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, C3A, C3B, C59, C5AB, ये सब। तो यही था, एक्यूट इन्फ्लेमेशन इतना ही है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साथ मैं आपको काइनिन सिस्टम और क्लॉटिंग सिस्टम पढ़ा दूंगा, या फिर इसके शुरुआत में ही पढ़ा दूंगा। इनमें से आपको ये दो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ये लिखना पड़ेगा। तो अगर, हाँ अब सुनिए, अब अगर 20 मार्क्स में आया कि डिफाइन एंड इलस्ट्रेट एक्यूट इन्फ्लेमेशन, तो आपको मैंने जितना पढ़ाया उसके टाइप्स, उसकी डेफिनीशन, उसके टाइप्स, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, एक्यूट को फिर अलग समझाना है। एक्यूट में जो दो चेंजेस थे, हीमोडायनेमिक चेंज और वेस्कुलर परमेबिलिटी चेंज, फिर हीमोडायनेमिक चेंज में जो दो थे, फ्लो वेस्कुलर ब्लड फ्लो चेंजेस और कैलिब्रे, वो एक्सप्लेन करना है। फिर वेस्कुलर इवेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर सेलुलर इवेंट्स समझाना है, फिर केमिकल मीडिएटर्स भी लिखना है आपको। यहाँ पे आके एक्यूट इन्फ्लेमेशन खत्म होगा। ये 20 मार्क्स में पूरा आ सकता है, या फिर 5 मार्क्स में आपसे सिर्फ एक्यूट इन्फ्लेमेशन पूछ सकता है, तो आप उसके स्टेप्स लिखिए। केमिकल मीडिएटर्स उसमें नहीं लिखेंगे तो चलेगा, फिर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। नहीं तो अगर आपको पेज भरना है तो केमिकल मीडिएटर्स लिख दीजिए। और 5 नंबर में आपसे एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का डिफरेंस पूछ सकता है, तो मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया है। उसके अलावा मैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में और भी कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा, वो बना लिख सकते हो। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा आपसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं इस टॉपिक्स में। तो अगर गाइस आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी डाउट्स हो तो बताइएगा। मैं ये वाले नोट्स और जो अपने मेन नोट्स हैं जो मैं एग्ज़ाम में लिख कर आता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको इसमें राइटिंग भी उतनी सही शॉर्ट्स नहीं समझ में आ रही होगी, अब क्या करूँ गाइस, डॉक्टर की राइटिंग ऐसी हो जाती है। मैं आपको अच्छे वाले नोट्स भेजूँगा जिससे आप पढ़ सकते हो, और ये वाले नोट्स भेजूँगा। उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करिए। ठीक है गाइस, पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट।